हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Good morning, students. Today we are start medical surgical nursing class. In medical surgical nursing class, yesterday we are start cardiovascular system. In last class, we study about what is normal anatomy physiology of cardiovascular system, and today we are discuss its assessment. In second year we discuss abnormality of cardiovascular system. So how we found abnormality in cardiovascular system? So for finding abnormality, first of all finding of abnormality we do health assessment. मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई abnormality है तो उस abnormality को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नर्सिंग असेसमेंट करनी पड़ेगी। जब हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे तो वहाँ से हमें जो पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई अबनॉर्मलिटी है उसके बारे में हमें फाइंडिंग्स है वो मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग असेसमेंट की। जो नर्सिंग असेसमेंट होती है उसको हम दो स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम बात करेंगे हेल्थ हिस्ट्री की और दूसरा हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। या हम बात करें कि उसकी फिजिकल हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे। मतलब जो नर्सिंग असेसमेंट है उसके अंदर पहले तो हम लेते हैं हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और सेकंड है जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो उसकी फिजिकल हिस्ट्री जो है सारी जो उसका देखा जोखा है उसको इकट्ठा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उसकी जो हेल्थ हिस्ट्री है उसके बारे में। मतलब कि हेल्थ के बारे में उससे हम सिंपली पूछेंगे क्या क्या हेल्थ हिस्ट्री में हम डाटा कलेक्ट करेंगे पेशेंट के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ पर्सनल इलनेस। मतलब पेशेंट हमारे पास आया है तो आते ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आते ही हम पहले उससे कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करने के बाद हम जो उसकी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने से पहले हम उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो पेशेंट के जो सिम्टम है, मतलब पेशेंट की जो अबनॉर्मलिटी है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो उस प्रॉब्लम में पहले हम उसकी जो पर्सनल इलनेस है उसके बारे में पूछेंगे भी आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ इलनेस अकर हो रही है, कब से इलनेस अकर हो रही है, कैसा आप फील कर रहे हो, वो सब हम लेंगे। उसकी पर्सनल इलनेस के अंदर उसकी हिस्ट्री लेंगे। फिर है मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि ये पहले कभी पास्ट और प्रेजेंट दोनों, उसके अंदर हम दो टाइप की हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट। पास्ट हिस्ट्री के अंदर हम लेंगे कि पहले कोई मेडिकल कंडीशन हुई थी क्या, पहले कोई डिजीज हुई थी क्या, और अभी जो डिजीज है, अभी जो प्रॉब्लम है उसके क्या क्या सिम्टम आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। मतलब पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री हम पेशेंट की लेते हैं। फिर है सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर होता है कि पहले आपको कोई ऑपरेट हुआ है क्या, मतलब रिगार्डिंग सर्जरी हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है कि जो पेशेंट हमें बताता है, पेशेंट जैसा अबनॉर्मल कार्डियोवास्कुलर के अंदर या अबनॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर जो अबनॉर्मलिटी फील कर रहा है उसके बारे में जो पेशेंट हमें बताता है उसको हम बोलते हैं सिम्टम। तो हम सिम्टम के बारे में पेशेंट से पूछेंगे। चेस्ट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, कार्डियोवास्कुलर की बात कर रहे हैं, तो अगर कार्डियोवास्कुलर की अबनॉर्मलिटी है तो उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो क्या उसके अंदर चेस्ट के अंदर कोई डिस्कम्फर्टेबल हो रहा है, या हम यूं बोले कि रेस्पिरेशन चेंज, रेस्पिरेशन स्ट्रेस, मतलब रेस्पिरेशन शॉर्ट हो रहा है या रेस्पिरेशन नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब चेस्ट के अंदर क्या अबनॉर्मलिटी आ रही है उसके बारे में हम पूछेंगे। एलर्जिक रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे एलर्जिक रिएक्शन से कि किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, बाहर जाते हो तो एलर्जी होती है क्या, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्रिएट होती है क्या नहीं होती, मतलब किसी चीज से उसको एलर्जी है तो उसके बारे में हम हिस्ट्री लेंगे। उसकी एज के बारे में पूछेंगे आपका जो एज है वो क्या होता है, मतलब कि एज कितनी है, उसको ऑक्यूपेशन क्या काम करते हो उसकी गाड़ी हिस्ट्री लेंगे। डाइटरी हिस्ट्री, आप डाइट में क्या कुछ लेते हो, कितना लिपिड लेते हो, कितना कोलेस्ट्रॉल फैट आप खाते हो डाइट के अंदर, उसके बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पर्सनल इलनेस। पेशेंट की जो पर्सनल इलनेस है, मतलब जो पर्सनल जो प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो रही है उसके बारे में हम पूछेंगे। फैमिली की हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली में कौन कौन मेंबर है,
और उनकी जो मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री है फैमिली पर्सन की वो भी लेंगे कि फैमिली में किसी के कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, अगर है तो वो कौन से सिस्टम की है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या कोई नहीं है। फिर है मेडिकेशन। मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब है कि कोई मेडिकेशन चल रही है पेशेंट की, मेडिकेशन मतलब ड्रग्स, अगर पेशेंट को ड्रग्स यूज कर रहा है, कोई उसकी दवाई चल रही है, टैबलेट मेडिसिन चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। तो ये सब क्या है कि हमें डिजीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो नर्सिंग असेसमेंट के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे और हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हम ये सब डाटा है वो या इन सब पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम उससे बात करेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल हिस्ट्री। या हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने से है। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने से है। तो जो पेशेंट्स की जो फिजिकल हिस्ट्री उसके अंदर हम क्या क्या पेशेंट से क्या क्या फिजिकल असेसमेंट उसकी हम करेंगे, क्या क्या हम उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अपीयरेंस। पेशेंट की जनरल अपीयरेंस देखते हैं कि दिखने में वो कैसा लगता है, उसकी हाइट, वेट, पोस्चर कितना है, उसका बॉडी का कलर कैसा है, उसकी जो अपीयरेंस है वो डल है, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है या नॉर्मल है, मतलब उसकी बॉडी का जो सिंपल देखने से जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे अक्कर हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो होगा कॉन्जेशन। कॉन्जेशन का मतलब कॉग्निटी का मतलब उसका जो अटेंशन है वो कैसा है, पेशेंट स्ट्रेस में है, पेशेंट को टेंशन ज्यादा हो रही है, या उसका जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, मतलब उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, पेशेंट को एंजाइटी तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, इसके रिगार्डिंग हम इस पेशेंट से फिजिकल एग्जामिनेशन का कंसर्न करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है इंस्पेक्शन ऑफ स्किन। स्किन का इंस्पेक्शन करेंगे। स्किन की इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे, कलर ऑफ स्किन फॉर फाइंडिंग साइनोसिस। पेशेंट को साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, बॉडी का कलर पहले तो नहीं हो रहा है, मतलब हम स्किन की इंस्पेक्शन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वहां पर अच्छे से ब्लड पास आउट होगा, सर्कुलेट होगा विद प्रॉपर ऑक्सीजन, तो नॉर्मल बॉडी कलर रहेगा। अगर वहां पर ब्लूइश कलर हो रहा है, इसका मतलब ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लड की अबनॉर्मलिटी है। फेदर कलर हो रहा है तो वहां पे प्रॉपर ब्लड है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हम देखेंगे, पेशेंट्स की इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके अंदर हम सब देखेंगे। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करेंगे। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमें पता है 120/80 mmHg होता है, तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। उसके बाद पल्स रेट, पेशेंट की जो पल्स रेट होती है उसको चेक करेंगे। पल्स क्वालिटी, पल्स की जो क्वालिटी है वो चेक करेंगे, मतलब पल्स रेट है वो कैसी अक्कर हो रही है, रिदमिक अक्कर हो रही है या थ्रेड लाइक अक्कर हो रही है, फुल फील हो रही है कि नहीं हो रही, रिदम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्स रिदम की। पल्स के बीच में रिदम कितना आ रहा है, दो पल्स के बीच में जो रिदम है वो कितना आ रहा है, अक्कर हो रहा है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पर हम बात करें तो वो होगा जुगुलर वेन प्रेशर। जो जुगुलर वेन होती है उसका प्रेशर हम चेक करेंगे कि उसके अंदर प्रेशर कितना लग रहा है। अगर अब नॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है हार्ट्स की तो क्या होगा कि जो जुगुलर वेन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। मान लो कि इस तरह से हमारा हार्ट है, तो जो सुपीरियर वेना कावा है उसके अंदर जुगुलर वेन में ब्लड छोड़ना होता है, तो अगर हार्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी है, जो राइट एट्रियम है वो प्रॉपर ब्लड को ले नहीं पा रहा है, तो क्या ब्लड है वो बॉडी में रिटेन रहेगा, तो हमारी जो जुगुलर वेन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो हम जो जुगुलर वेन प्रेशर है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट वन हम हार्ट साउंड देखते हैं।
जो S1, S2, S3 और S4 जो साउंड होते हैं वो हम सुनते हैं। S1 और S2 हमने कल पढ़ा था, नॉर्मल साउंड होते हैं। अगर इनके अलावा S3 और S4 साउंड क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे हार्ट के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से साउंड अकर हो रहा है। तो हम इन सब के बारे में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद चेस्ट परकशन, नेक्स्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर हम चेस्ट का परकशन करके देखेंगे। चेस्ट का परकशन करके देखेंगे, मतलब उसको फिंगर से टैप करके देखेंगे कि नीचे हमें क्या फील हो रहा है, एयर फील हो रही है, फ्लूइड फील हो रहा है, या वहां पर हमें मास फील हो रहा है, तो हम ये देखेंगे। इसके बाद है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। जो बहुत एक्सट्रीमिटीज है, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज है, उनको हम क्या करेंगे, उनको इंस्पेक्ट करेंगे कि उनका कलर कैसा आ रहा है, उनके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा हम देखते हैं टैकीकोनिया। टैकीकोनिया की कंडीशन देखेंगे कि पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। अगर पेशेंट का जो रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है वो 20 से अबव जा रहा है, इसका मतलब शरीर में, बॉडी में ऑटो की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। और ऑटो की डिमांड तब इंक्रीज होगी जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, और जो ब्लड है वो पंप ना होने के पास, सफिशिएंट पंप ना होने की वजह से प्रॉपर ऑटो को नहीं पहुंचा पाएगा टिश्यू तक या सेल तक, तो ऑटो की डिमांड बढ़ेगी। जब ऑटो की डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड सुनते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं उस टाइम जो व्हीजिंग साउंड है वो अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ, कफ देखेंगे कि पेशेंट को कफ कैसी आ रही है। अगर पेशेंट को ड्राई कफ आ रही है तो इसका मतलब कि जब गैस एक्सचेंज हो रही है लंग्स के अंदर तो कार्डियक अबनॉर्मलिटी की वजह से वहां पे पेशेंट को कफिंग हो सकती है। सॉरी। तो ये हमने बात की फिजिकल एग्जामिनेशन की। अगर पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम है तो हम एज नर्स क्या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट जो नर्सिंग असेसमेंट था वो होने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरिकल टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट कि पेशेंट्स के अंदर हम कौन कौन से लेबोरेटरिकल टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर मोस्टली हम जो देखते हैं वो है सीबीसी करवाते हैं उसकी, मतलब उसके अंदर हम आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, उसका एचबी लेवल है वो नॉर्मल देखते हैं, पीएचपी प्लेटलेट्स वगैरह हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। अब ब्लड का टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट वन है जो इन्वेस्टिगेशन हमें कराना होता है कोएगुलेशन टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर में कार्डियोवास्कुलर के अंदर अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है कि पेशेंट्स को ब्लड कार्डियक के अंदर ब्लड का डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उसके लिए हमने कोएगुलेशन टेस्ट जो होता है वो हमने कराना होता है। कोएगुलेशन टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले करवाते हैं बीटी, फिर करवाते हैं सीटी, बीटी, सीटी, पीटी और पीपीटी। पीपीटी ये 4 तरह के टेस्ट हम करवाते हैं। मतलब बीटी का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम है कि पेशेंट को चोट लगी और कितनी देर में ब्लड का क्लॉट बन रहा है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो टाइमिंग होती है वो नॉर्मल जो होती है वो 3 to 6 मिनट होती है। 3 to 6 मिनट होती है, मतलब इंजरी होने के बाद, चोट लगने के बाद अगर जो ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम है वो विद इन 3 to 6 मिनट्स है तो नॉर्मल हो रहा है। अगर इससे ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो मे भी पेशेंट्स को ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें सीटी, 3 to 8 मिनट। सीटी का मतलब रहेगा कि जो क्लॉटिंग टाइमिंग है, क्लॉटिंग टाइमिंग का मतलब कि जो ब्लड चोट लगा, ब्लीडिंग हुई, सॉरी यहाँ पर था बीटी, बीटी का मतलब होता है ब्लड ब्लीडिंग टाइमिंग, ब्लीडिंग टाइमिंग।
ब्लीडिंग टाइमिंग, जो ब्लीडिंग टाइमिंग होती है चोट लगने के बाद वो 3 to 6 मिनट रहती है। अगर ब्लड है वो 6 मिनट से ज्यादा टाइम तक अगर पेशेंट्स को रेगुलर आ रहा है, मतलब 6 मिनट हो गई चोट लगे को, तब भी ब्लड, उसके बाद तक भी ब्लड आ रहा है, तो जो ब्लीडिंग टाइमिंग है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब ब्लड का कोई अबनॉर्मल फैक्टर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है सीटी, क्लोटिंग टाइम, जो क्लोटिंग होना चाहिए ब्लड का, मतलब ब्लड है वो ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए 3 to 8 मिनट, 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर ब्लीडिंग है वो रुक जानी चाहिए। अगर ये टाइम पीरियड से कम या ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ब्लड के अंदर अबनॉर्मलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पीटी की। पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब जो क्लोटिंग के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन्स अकर हो रहे हैं वो विद इन 10 to 12 सेकंड, विद इन 12 to 10 सेकंड वो अकर होने चाहिए। अगर पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग, अगर प्रोथ्रोम्बिन्स जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 10 से 12 सेकंड में अकर हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल ब्लड स्टडी है। अगर इस टाइम में नहीं हो रहा तो वो अब नॉर्मल है। उसके बाद है पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन, पीपीटी, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन 60 to 70 सेकंड। जो पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग है वो होता है 60 to 70 सेकंड पर सेकंड, मतलब इतनी देर में पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन है वो अकर होना चाहिए 60 to 70 सेकंड के अंदर। अगर ये सब जो नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई नॉर्मलिटी नहीं है ब्लड के अंदर। अगर ये टाइमिंग एक्सटेंड हो रही है या नॉर्मल के अंदर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स को ब्लड से रिलेटेड उसके अंदर कोई नॉर्मलिटी है। तो ये हमने बात की थी कोएगुलेशन टेस्ट की। अब नेक्स्ट जो लेबोरेटरी के अंदर जो हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट हमने देखा, कोएगुलेशन टेस्ट हमने देखा, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड केमिस्ट्री की। मतलब कि जो ब्लड की केमिस्ट्री होती है उसकी हम असेसमेंट कराते हैं, स्पेशली कार्डियक पेशेंट के अंदर। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल। सबसे पहले हम बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 200 mg/dl, जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 200 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल मोर देन 200 हो जाता है तो वहां पर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब वहां पर पेशेंट के ब्लड के अंदर जो क्लॉट है वो बन सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होता है वो 200 से लेस रहना चाहिए, तो हम ये टेस्ट करवाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल के बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल और एलडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक तरह की ब्लड की स्टडी होती है। जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो एलडीएल होता है उसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 30 to 70 mg/dl, 30 to 70 mg/dl। और जो एलडीएल होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो बिलो 130 mg/dl होना चाहिए। मतलब एचडीएल और एलडीएल की हम असेसमेंट करवाते हैं ब्लड केमिस्ट्री के अंदर। तो जो एचडीएल होता है उसका जो नॉर्मल लेवल है 30 to 70 mg/dl रहना चाहिए, और एलडीएल जो है उसका जो लेवल है वो 130 mg/dl से नीचे रहना चाहिए। अगर इससे अबव हो जाता है तो ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी एब्नॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एचडीएल होता है वो क्या होता है ब्लड टू लिवर आता है। ब्लड टू लिवर मतलब जो एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड से लीवर के अंदर आता है और वहां पर उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब ब्लड के अंदर से जब कोलेस्ट्रॉल लिवर में जाएगा तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, तो वो बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, तो इसलिए हम उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि एलडीएल की, एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है जो ब्लड होता है
लीवर टू ब्लड, लीवर टू ब्लड मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर से ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है, तो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो हम स्टडी है ब्लड की जो केमिस्ट्री, इसका हम असेसमेंट करवाएंगे। इसके अलावा एक और होता है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल है वो कितना है वो चेक हम करवाएंगे। तो जो उसका जो नॉर्मल लेवल जो होता है 7 to 20 mg/dl जो नॉर्मल होता है, तो अगर ये हमें इस टेस्ट के अंदर ये फाइंडिंग हमें मिल रही है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर इससे ज्यादा हमें फाइंडिंग मिल रही है तो वो अबनॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है वो हम चेक करवाएंगे, तो उसका जो शुगर का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 70 to 30 mg/dl होता है। अगर ये हमें फाइंडिंग मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो नॉर्मल है, और अगर हमें इनके अंदर अबनॉर्मलिटी मिल रही है तो हम अबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट्स को कहां पर क्या अबनॉर्मलिटी हो रही है। तो ये बात की थी हमने ब्लड केमिस्ट्री की। अब नेक्स्ट जो ब्लड केमिस्ट्री होती है उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियक एंजाइम की। नेक्स्ट जो हम असेसमेंट या जो डायग्नोसिस करवाएंगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, वो हम करवाएंगे कार्डियक एंजाइम की। जो कार्डियक एंजाइम्स होता है उसका हम असेसमेंट करते हैं। तो कार्डियक एंजाइम्स होता है वो होता है क्रिएटिनिन काइनेज, क्रिएटिनिन काइनेज होता है। अब हमें पता होना चाहिए क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि हार्मफुल कंडीशन में हमारे बॉडी में ब्लड कंडीशन में हमारे ब्लड में रिलीज होता है। तो जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है वो 3 तरह का होता है। जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है उसको हम बोल सकते हैं CKBB। जो CKBB होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब ब्रेन के सेल और टिश्यू की कोई इंजरी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन काइनेज है वो रिलीज होता है ब्रेन की सेल्स के अंदर। नेक्स्ट वन जो हम बात करें वो होता है CKMB, मायोग्लोबिन। जो CKMB होता है वो क्या होता है, हमारी जो हार्ट होता है उसके अंदर, हार्ट की जो मसल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एक और होता है CKMM, क्रिएटिनिन काइनेज जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं हार्ट की, तो CKMB है वो क्या होगा, जब हमारे हार्ट की जो मसल या टिश्यू है वहां पर सेल्स का डैमेज होगा तो उस कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स है उनके द्वारा CKMB का सिक्रेशन है वो ब्लड के अंदर किया जाएगा। अगर जो मायोग्लोबिन है, क्रिएटिनिन काइनेज है, वो अगर हमें ब्लड में मिल रहा है, इसका मतलब हार्ट में कोई डैमेज हुआ है, इस वजह से वो ब्लड के अंदर सीक्रेट हुआ है, ब्लड के अंदर मिला है। तो जो क्रिएटिनिन काइनेज है वो हम देखते हैं, जैसे हम बात करें कि 4 से 4 to 6 आवर्स हम देखते हैं, फिर हम 12 आवर्स पे देखते हैं, 48 to 70 आवर्स पे हम इसको देखते हैं। तो क्या होता है कि 4 to 6 आवर्स, मतलब अगर 4 से 6 घंटे बाद ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन काइनेज मिलता है, इसका मतलब ये है कि 4 से 6 घंटे पहले पेशेंट्स की हार्ट के अंदर मसल्स का या सेल्स का या टिश्यू का डैमेज हुआ था। मतलब सेल या टिश्यू के डैमेज होने के 4 से 6 घंटे बाद क्या होता है, क्रिएटिनिन काइनेज है वो अक्कर होता है ब्लड के अंदर। तो अगर इसकी नेक्स्ट हम बात करें 12 से 24 घंटे के बीच, तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था सीक्रेट होना 4 से 6 घंटे के अंदर, मतलब चोट लगने की 4 से 6 घंटे हो गए, तो 4 से 6 घंटे के अंदर क्या होगा, हार्ट में जो क्रिएटिनिन काइनेज है, मायोग्लोबिन है, वो सीक्रेट होना स्टार्ट होगा। फिर 12 से 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 12 से 24 घंटे के अंदर जो एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज, इसका लेवल क्या है, हमें हाई पीक लेवल पे मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा हमें इस लेवल पे मिलेगा। उसके बाद 48 to 72 आवर्स पे जब हम एंजाइम्स का टेस्ट करवाते हैं तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसका लेवल है वो नॉर्मल पे चला जाता है। तो हम जो काइनेज टेस्ट जो है, कार्डियक जो एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज, उसका हम टेस्ट करवा कर देख सकते हैं कि वो ब्लड के अंदर मिक्सअप हो रहा है
और नेक्स्ट अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 0 to 4.5 Ng/dl होती है। तो हम इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसका जो ब्लड के अंदर लेवल है वो देख सकते हैं कि नॉर्मल लेवल ये होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये इतने टाइम पहले आपको इंजरी हुई थी। अगर ये पीक लेवल पे मतलब इससे बहुत ज्यादा हो जाता है तो 12 से 24 घंटे हो गए और वापस जो नॉर्मलाइज हो रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल ठीक होना है। 48 to 72 आवर्स वो हो गए हैं, हार्ट को इंजर्ड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इमेजिनरी टेस्ट। इमेजिनरी टेस्ट की बात करें कार्डियक एंजाइम्स के बाद इमेजिनरी टेस्ट के अंदर जैसे हम बात करें मतलब क्या क्या इमेज से हम विजुलाइज करेंगे, देख के हम पेशेंट के हार्ट के अंदर अब नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एक्सरे की, मतलब हम पेशेंट के जो चेस्ट का एक्सरे है वो करवाकर पेशेंट की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी ये भी एक तरह का एक्सरे होता है। जो फर्स्ट वन हमने बात की एक्सरे की, एक्सरे के बाद हम कराएंगे फ्लोरोस्कोपी जो कि एक तरह का एक्सरे ही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्लोरोस्कोपी के अंदर कंटिन्यू हम हार्ट को एक्सरे की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मतलब जब कंटिन्यू एक्सरे की स्क्रीन के ऊपर मतलब पेशेंट के ऊपर हम जो एक्सरे है वो गिराते होते हैं और स्क्रीन के ऊपर हम हार्ट की जो नॉर्मल पोजीशन है, शेप है वो जब देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोस्कोपी असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करें ईसीजी। इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, मतलब पेशेंट का जो कंडक्टर सिस्टम है मायोकार्डियम जो लेयर है वहां से कंडक्टर सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ट को सही से इंपल्स पास आउट हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम ईसीजी का असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इकोग्राफी हम करवाकर देख सकते हैं पेशेंट्स को। अगर कोई हार्ट की जैसे इको के अंदर क्या है, मोस्टली हम एक तरह का यूएसजी करवाते हैं। इको के अंदर जो हार्ट की जो इको होती है उसके अंदर क्या करते हैं, एक तरह का हम यूएसजी करवाते हैं पेशेंट के हार्ट्स का, जिसके अंदर हमें पेशेंट्स का जो हार्ट होता है उसकी जो शेप होती है, उसके अंदर जो इंपल्स पास आउट हो रही है उसके बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इको के बाद पीईटी। पीईटी एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमेजन 13 अमोनिया। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी जो फुल फॉर्म रहेगी पीईटी की वो रहेगी पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी। पीईटी एक टेस्ट है पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन 30 अमोनिया जो होता है वो पेशेंट को आईवी हम उसकी जो वेसल्स होती है उसकी बॉडी में ट्रांस करते हैं और ट्रांस करने के बाद हम जो पेशेंट्स का जो हार्ट होता है उसकी इमेज देखते हैं। जो पीईटी है पॉजिट्रॉन इमेजेंस टोमोग्राफी, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, पेशेंट के हार्ट की जो 3D इमेज हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम 3D इमेज देखकर पेशेंट की हार्ट के अंदर जो अबनॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें डॉपलर यूएस। हाँ, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो वेसल्स होती है हमारी बॉडी की, चाहे वो पैरों की है या हाथों की एक्सट्रीमिटीज की है, वहां पर हम क्या करते हैं कि जो प्रोब होता है यूएसजी वाला, उसको वहां पर हम इस तरह से लगाकर उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे देखते हैं और उस वेन की हम स्टडी करते हैं, उस आर्टरी की हम सर्जरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंजियोग्राफी।
एंजियोग्राफी के अंदर क्या है, एंजियोग्राफी आगे दो तरह की होती है, एक तो होता है वेनोग्राफी और एक होता है आर्टोग्राफी। जो एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द वेसल्स, मतलब वेसल्स की स्टडी करते हैं। और जो एंजियोग्राफी है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है आर्टरियोग्राफी, मतलब जिसके अंदर हम आर्टरी की स्टडी करते हैं, और एक होता है वेनोग्राफी जिसके अंदर हम वेन की नॉर्मल जो स्टडी होती है वो हम करते हैं। इसके अलावा जो इमेजिंग टेस्ट है उसके अंदर हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई है वो पेशेंट का करवा सकते हैं। तो ये सब हम इमेजरी टेस्ट के अंदर करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अदर की बात करें, जैसे अदर टेस्ट की बात करें तो अदर टेस्ट के अंदर आता है एक हॉल्टर टेस्ट, हॉल्टर, और एक होता है कार्डियक स्ट्रेस। ये हम अदर टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें हॉल्टर टेस्ट क्या होता है। हॉल्टर टेस्ट का मतलब होता है कि एक तरह का इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हार्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड का जहाँ पे वेव अकर हो रही है वहां पे हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम पेशेंट्स का 48 आवर्स का जो पल्स रेट है वो हम चेक करते हैं, या हम बोल सकते हैं हार्ट रेट है वो चेक करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, एक प्रोब होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मोबाइल होता है उस तरह से, मोबाइल जो बैटरी होती है उस तरह से एक प्रोब होता है जिसके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। वो इलेक्ट्रोड क्या है, पेशेंट्स की जैसे ईसीजी की जो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं उसी स्पेस पे हम हॉल्टर की जो इलेक्ट्रोड है वो लगाते हैं, और हॉल्टर जो डिवाइस होता है पेंटिनम में उसको पास में रखते हैं और पेशेंट्स को लगा के वो छोड़ देते हैं। पेशेंट नॉर्मल अपना काम करता है 48 आवर्स के अंदर, और 48 आवर्स के अंदर जो जो उसकी हार्ट रेट के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो सारे इस हॉल्टर टेस्ट डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। और 40 आवर्स के बाद हम जो पेशेंट्स की जो नॉर्मल हार्ट रेट के अंदर जो नॉर्मलिटी आई थी, नॉर्मल अब नॉर्मल डिक्रीज हुआ था, उसको हम असेस करते हैं। तो ये होता है हॉल्टर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट में आता है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। जो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है उसका मतलब होता है कि जब पेशेंट्स को कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं, जैसे पेशेंट को बोलते हैं